हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो एसिड्स क्या होते हैं? सो दीज आर डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैन प्रोवाइड द H plus ion or any substance that liberate the hydrogen ion in a solution. So normal range of a pH of phosphoric acid is a 1.5 to 3 to 3.5. So pH क्या होता है? pH is a potential of hydrogen. This is a measurement of the level or the acids of alkali in a substance. Now let's see the normal value of the human body. The acid output ranges from the 1.5 to 2.5 or the 0 MEq per hour. Let's see about the structure. So basically phosphoric acid में आपको bond मिलेगा किसका? The central phosphorus atom that is bonded together with the oxygen atom and through a double bond. It is connected with the 3 hydroxyl group through a single bond. Now let's see the physical properties. So IUPAC name is the orthophosphoric acid. Chemical formula is a H3PO4. Molar mass is a 97.99 gram per mole. Density is a 2.030 gram per centimeter cubic, and the melting point is a 42.40 degrees Celsius, and the boiling point is a 40 degrees Celsius. Chemical properties की हम बात करेंगे तो it has the 3 ions H plus. And due to this property, it can react differently in comparison to other mineral acids. Its reaction with the bases is usually result in the formation of 3 classes of salt. And when the molecules of phosphoric acid are exposed to the high temperature, it forms dimers, trimers, and the polymeric chains. That is seen in the polyphosphoric acids and the metaphosphoric acids. Now, let's see the different uses. So, इसका हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, स्किन प्रोडक्ट में, बाकी अदर एप्लीकेटर्स में भी है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी होता है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द फर्टिलाइजर एंड टू फ्लेवरिंग द एजेंट इन एनिमल और द पोल्ट्री फीड। डेंटिस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द माउथ क्लीनिंग पर्पज एंड दे आर ऑल्सो यूज एज अ एंटी नोजिया मेडिसिन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जी मचलाता है तो उसमें भी हम फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। Now let's see the skincare products. So the phosphoric acid is mostly used in the adjusting or controlling the pH level of the skincare products. Other applications, if we are looking, then it helps to production of activated carbon, compounded semiconductor processing, and it is used for sanitizing the dairy industries also. चलो अब हमारा बेसिक खत्म हो चुका है, तो अब शुरू करते हैं हम एज पर द होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में फॉस्फोरिक एसिड का जो सोर्स होता है वो आता है आपका मिनरल किंगडम। सिनोनिम्स हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिडम। प्रूवर जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमन है, 9 डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग में उन्होंने किया था। ड्रग ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो एज पर क्लार्क ये 40 डेज लेता है। एंड मियास्मेटिक बैकग्राउंड अगर हम बात करेंगे तो इसमें सोरा भी कवर है, सिफिलिस भी कवर है और साइकोसिस भी कवर है। टेम्परामेंट जो है वो पेशेंट का यील्डिंग टेम्परामेंट रहता है। थर्मल रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे तो चिली पेशेंट होता है वो। कॉजेशन की अगर हम बात करेंगे तो पेशेंट को ग्रीफ से दिक्कत होगी, बैड न्यूज से भी दिक्कत होगी, सोरो एंड द चैग्रिन। होम सिकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है फॉस्फोरिक एसिड में। डिसअपॉइंटेड लव से पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं बिकॉज ऑफ द इंजरी द पेशेंट इज हैविंग द ट्रॉमा एंड दे आर अंडरगोज द शॉक। Because of the sexual excess also, they have the complaint of the loss of vital fluid. They are having the problem from the acidic food also. पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें किडनीज पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन पे इसका एक्शन बहुत ही सही है। इसके अलावा आप इससे मेंटल और फिजिकल डिबिलिटी इसको भी कवर अप कर सकते हैं। और ये जो रेमेडी है ये काम करती है आपकी ब्रेन टू मसल, दैट इज मेंटल टू फिजिकल सिम्टम्स पे। इट प्रोड्यूसेस द हेमरेजेस, डाइजेस्टिव ट्रबल्स एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स आल्सो। मेंटल सिम्टम्स को अगर हम देखें तो पेशेंट इज लिस्टलेस, डल, एपैथेटिक एंड इंडिफरेंट टू अफेयर्स ऑफ ओन लाइफ। मतलब पेशेंट अपनी ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है जिसकी वजह से वो डल और एपैथेटिक है। नाउ द पेशेंट डजंट वांट टू टॉक टू एनीबडी, वो एवर्जन है उसको बात करने से, कैनॉट कलेक्ट द थॉट्स और फाइंड द राइट वर्ड, उसे शब्द ढूंढने में परेशानी होगी। द डिफिकल्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझ पाना, टू अंडरस्टैंड। सो देयर इज अ डिफिकल्ट कॉम्प्रीहेंशन इन केसेस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड।
देयर इज़ अ बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीफ एंड द मेंटल शॉक. इफ देयर इज़ अगर कोई हिस्ट्री है पास्ट ट्रॉमा की तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे. नाउ द फॉस्फोरिक एसिड इज देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द ग्रीफ. हमेशा रहती है इस पेशेंट में. जब आप हिस्ट्री की स्टिकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि पेशेंट इज हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ. देयर वाज समथिंग बैड व्हिच वाज हैपन इन द पास्ट टू द पेशेंट. सो दिस मे बी अ ग्रीफ ऑफ अ माइनर नेचर. छोटा भी हो सकता है या फिर बहुत ही लंबे समय तक भी वो चीज़ हो सकती है. तो फॉस्फोरिक एसिड ज़रूरी नहीं है कि ग्रीफ में ही दी जाए, बट अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे तो इग्निशिया भी आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ है. तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अबाउट द थर्मल थर्स्ट, अबाउट द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, सो दैट यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि हमें कौन सी मेडिसिन कब देनी है. अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो पेशेंट ग्रीफ की वजह से क्या होता है, साइलेंट में चला जाता है. अब ऐसी और कौन सी मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में, वो है हमारी इग्निशिया, नेट्राम्यूर एंड द पल्साडेला. इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, जगह आप जब भी उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो वो बहुत ही शांत हो जाते हैं. वो बात नहीं करना चाहते हैं किसी से भी. लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सोलेशन की, इग्निशिया और पल्साडेला ये ऐसी दो मेडिसिन हैं जिन्हें आपका कॉन्सोलेशन पसंद होता है. वो उन्हें पसंद है कि आप उनसे पूछो कि आखिर बात क्या है, या फिर ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम जिसे पूरा कर सकें. वहीं अगर आप नेट्राम्यूर में देखेंगे तो उसमें कॉन्सोलेशन एक्टिवेशन होता है. उसे पसंद नहीं है कि कोई उस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन करे. सो द पेशेंट बिकम्स आइसोलेटेड, वांट्स टू लेफ्ट अलोन लाइक सीपीए. तो सीपीए भी एक ऐसी मेडिसिन है जब वो दुखी होती है तो वो आपकी मेडिसिन ज़्यादा अकेले रहना पसंद करती है. उसे अकेले रहने से आराम मिलता है. सीपीएम में भी आपका कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन होता है. सो एज द पेशेंट इज अफेक्टेड डीपर बाय द ग्रीफ, सो इमोशनल लेवल बिकम्स कंप्लीटली फ्रोजन डाउन. अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो फॉस्फोरस और द फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ वेरी चीयरफुल. बहुत ही खुश होता है, बहुत ही सोशल पर्सनैलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रेंडशिप्स बनाने में बहुत ही बिलीव रखता है फॉस्फोरस. इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ पे डिपेंड करते हैं, इमोशंस पे डिपेंड करते हैं और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं. तो बहुत ही सोशल रहेगा ऐसा पेशेंट और वो हमेशा अपनी मन की बात को बताएगा, लेकिन एक लिमिट तक. फॉस्फोरस जो पेशेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव भी होता है. वो आपको सिर्फ उतना ही बताएगा जितना वो बताना चाहता है. एंड यू फाइंड हिम वेरी क्यूट. इस तरह का पेशेंट बहुत ही स्वीट टॉकिंग पर्सन होता है. तो जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पोलाइट होता है. ड्रामेटिक पर्सनैलिटी चेंज में कम occur in a patient who are having undergone through the powerful shock. मीन्स उसकी पर्सनैलिटी एकदम स्विच करती है जब भी किसी तरह का कोई ग्रीफ होता है. इसीलिए जो फॉस्फोरस का जो पेशेंट रहता है उसमें आपको केस हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. दिस इज़ नॉट ड्यू टू द एक्चुअल डिप्रेशन बट मोर टू द इनएफिशिएंसी ऑफ इमोशंस इन द माइंड. मतलब कि अगर वो अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को ट्रांसफ़र भी अगर नहीं कर पाता है, शेयर नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. तो उसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि उसको ग्रीफ से ही दिक्कत होगी. सच अ पेशेंट नीदर विशेस टू डाई नॉट टू लिव. इस तरह के पेशेंट्स ना तो जीना चाहते हैं ना ही मरना चाहते हैं. इस तरह की कंडीशन वो डेवलप कर लेते हैं. द हाउस इज इन द डिसऑर्डर, द डर्ट पाइल्स अपॉन द फ्लोर एंड ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. इस तरह के लोग घर में अगर अकेले हैं तो वो कुछ भी काम करना पसंद नहीं करते हैं. सारी चीज़ें गंदी पड़ी रहती हैं, बट वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं. द मेन फीलिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज आई मस्ट कॉन्स्टेंटली केयर फॉर अदर्स एंड ऑर्डर और लव टू बी एक्सेप्टेड. वो सिर्फ इतना चाहता है कि लोग उसके बारे में सोचें एंड वो कॉन्स्टेंट उसके लिए केयरिंग करें. एंड द सिचुएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज दैट द मैन हु हैज़ मेड एन एफर्ट टू क्लाइंब अ माउंटेन एंड हैज़ बिकम सो टायर्ड एंड ही डाउट्स हिज कैपेसिटी टू climb the future. He is a person who tries, but the mountain seems a tough task for him. He feels like they're taking the rest by lying down. He is totally exhausted. He has no energy left. He sits sad and brooding about his unattainable goal. That means इसका जो पेशेंट है वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा, लेकिन बट सॉर्ट ऑफ सम रीजन अगर उससे कोई चीज़ नहीं हो पाती तो ही इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग गिल्ट फीलिंग इन हिज माइंड. सिंगल सिम्टम रेमेडी हम देख लेते हैं तो that will really help you in the repertorization of the medicine.
Delirium, murmuring, slowly muttering slowly. The patient is having the symptom of murmuring continuously. Delusions, hears clock strike. उनको डिल्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि जो घड़ी है वो बार बार रुक रही है. डलनेस व्हेन अलोन, जब भी वो अकेले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डल फील होता है. मॉर्निंग में बेड टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं इस तरह के पेशेंट. डॉक्टर एंड सिग्नेचर की बात करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड इज एडेड टू द कोक एंड मेनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स इन अ डाइल्यूशन form. Surprisingly, the patient who need the homeopathic remedy made from phosphoric acid show a marked desire for the refreshing cold drinks. जो क्रेविंग्स होती है फॉस्फोरिक एसिड की, कोल्ड ड्रिंक्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं. उन्हें ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीज़ें होंगी वो उन्हें सुकून देती हैं. कैरेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट हु आर ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग बट हैव अ डायलेटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स. वैसे तो पेशेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है बट वाइटल फ्लूइड्स और सेक्सुअल एक्सेस ऑफ वॉलेंट एक्यूट डिजीज की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है. पेशेंट विद अ माइल्ड एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन अगेन सीम्स सिमिलर to the pulsatilla. The patient is listless, apathetic and indifferent, and due to the bad effect of onanism, frequent profuse and the debilitating emissions are there, and the chest feels weak and talking while coughing. Let's see the guiding symptoms. तो पेशेंट का क्या होगा, legs are weak, trembling is there, so pain in the back बहुत ज़्यादा क्रॉनिक रहता है पेशेंट्स में. बोरिंग एंड ड्रिकिंग पेन्स इन द नर्व्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है. और देयर इज द नॉन डिबिलिटेटिंग डायरिया सिम्टम, दैट्स अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस रेमेडी. एंड द यूरिन कंटेन्स एक्सेस ऑफ द फॉस्फेट, सो द पेशेंट such patients are having the more chances of developing the calcium phosphate stones in the future time. And profuse urination होगा नाइट टाइम में, which is clear in the watery urine. पर्टिकुलर सिम्टम्स में बात कर लेते हैं. तो हेडेक जो रहता है इस तरह के पेशेंट्स में, वो आपका ग्रीफ, सॉरो, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, सेक्सुअल एक्सेस एंड द बैड न्यूज. लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑसिपोट एंड द वर्टेक्स, यहीं पे मेनली इसको पेन ज़्यादातर रहता है. सेंसेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा वजन रख दिया गया है वर्टेक्स पे. नाउ पर्टिकुलर सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा हेडेक का. हेडेक बहुत ही जल्दी से स्प्रेड करता है आपके बैक साइड पे. एंड क्रशिंग वेट, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो चुका है. आई स्ट्रेन इज देयर, मतलब कि आंखों पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है पेशेंट के. एग्रेवेशन की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा भी कुछ मोशन होता है ना तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. आवाज़ अगर है किसी भी तरह का तो भी उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. उसको सिर्फ लेटने से आराम मिलता है, या फिर अगर वो छोटा सा नैप ले ले तो भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है. डायरिया जो रहता है वो अगर कोई इसने बहुत ही ऐसा कुछ सुन लिया है लाइक विच इज़ लाइक बैड न्यूज़, तो उसकी वजह से भी उसको डायरिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं. जो डायरिया होगा वो नॉन डिबिलिटेटिंग होगा, पेनलेस होता है, वाटरी रहता है और इनवॉलंटरीली पास होता है विदाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट. अब हम देख लेते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में. तो पेशेंट्स में क्या रहता है, जो यूरिन है वो आपका मिल्क मिक्स्ड रहता है. इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपके 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. सो व्हेन द यूरिन इज क्लियर watery, it forms a white cloud and at once due to the presence of excessive phosphate caused by the nerve waste and the few drops of white gleety discharge occurs in the morning. तो मॉर्निंग टाइम में इस तरह के लोगों को ज़्यादा ये देखने को मिलता है जब उनका फर्स्ट यूरिन रहता है. इसे हम मेडिकल टर्म्स में काइलूरिया भी बोलते हैं, द रिलीज ऑफ द काइल. पर्टिकुलर सिम्टम्स में ओमनानिज्म में बात करेंगे तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है. किसकी वजह से, कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्ट. देयर इज अ फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज एमिशंस several times in a night and even after the coitus. So it's a very much debilitating for that patient. That's why they are having the backache also. टाइफाइड की अगर हम बात करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ टाइफाइड में हम इस मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट फील करता है. टाइफाइड में अगर हम बात करेंगे तो और ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टिनल हेमरेज भी देखने को मिल सकता है. और सिमिलर अगर हम जाएंगे तो इसमें इकाइमोसिस, दैट इज़ बॉडी पे रेड रेड चकत्ते हो जाना या फिर ब्लूइश रेड स्पॉट्स हो जाना. तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं इन द फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट.
एग्रीवेशन और एमिलिब्रेशन की बात करेंगे तो एक्सर्शन, बात करने से, वाइटल फ्लूइड से, लॉस से, उससे उसको दिक्कत होती है। लेकिन अगर वो खुद को वार्म रखे या फिर बेड के वार्म से, गर्माहट से उसको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। मेंटल अफेक्शंस अगर हैं, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, सेमिनल लॉस है, सेक्सुअल एक्सेस है, बैड न्यूज़ है, तो इन सारी चीज़ों से क्या है, उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा नींद ले ले अपना और थोड़ा सा अगर प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, जैसे उसको हेडेक है तो वहाँ पे अगर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो उसको अच्छा फील होता है। दैट इज एमिलिरेटेड बाय द प्रेशर। रेमेडी रिलेशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ एंटीडोट की अगर हम बात करें तो इट इज़ कैम्फर। अगर हम फॉलोज वेल की बात करेंगे तो इट फॉलोज वेल टू द arsenic, belladonna, china, causticum, ferrum, fluor acid, lycopodium, pulsarilla, rustox, and thus. So this was all about your phosphoricum acidum. I hope you like this video. अगर आप और भी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ let us me know in the comments so that I can make the another video for the homeopathic medicines. So thanks for the watching and see you in the next video.